तो ध्यान दो, जब आप स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो मैंने पूछा टेम्परेचर डेंसिटी, इसमें तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में जब मैं ये क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसको, इस पर अगर 10 न्यूटन का दो फोर्स लग रहा है तो ये मूव करेगा कि नहीं, तो आपका पहला क्वेश्चन था कि सर किधर लग रहा है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आप इसका डायरेक्शन नहीं शो कर रहे हो, आप ये नहीं बताते हो कि भाई डायरेक्शन क्या है फोर्स का, तब तक हम लोग उसको कंप्लीटली उसके इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग नहीं दे सकते। वी कांट इन्फॉर्म इट यू, मींस यू कांट रिस्पॉन्ड टू माय आंसर, रिस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आप कंप्लीट आंसर पर नहीं आ सकते हो। सो पॉइंट इज दैट कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा नहीं था कि मैं बोल देता, मान लो कि करंट है भैया, दो वायर के थ्रू एक पॉइंट पर करंट इन कर रहा है, तो बताओ इधर से करंट कितना जाएगा, इधर I1 अगर जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, तो आप कहोगे क्या कि सर इसका एंगल कितना है, किस किस डायरेक्शन में इन कर रहा है। नहीं भाई, बस दोनों इन कर रहा है तो यहाँ पर I1 प्लस I2 ही निकलेगा। तो दिस इज विद द स्केलर क्वांटिटी, कि भाई इसमें आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो। मैं बोला कि ए 10 किलोमीटर चला, बी जो है 20 किलोमीटर चला, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप डायरेक्ट बोलोगे, ऐसा नहीं कि सर 10 किलोमीटर किधर चला और वो 10 किलोमीटर किधर चला, 20 किलोमीटर किधर चला, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि अनलेस डायरेक्शन इज गिवन, दे आर इनकम्प्लीट बाय देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो लेकिन इतना ही कोई जरूरी नहीं है कि ओनली दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, they also must follow the आप एग्जाम में अगर कोई उतना लिख करके छोड़ देते हो तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो ऑल्सो दे मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ ट्रेडिशन। इनको ये रूल फॉलो करना ही होगा, क्योंकि कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनका कि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगा, बट बिकॉज दे डोंट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रेदर दे विल बी फॉलोइंग द scalar addition and subtraction rule, and therefore they are again termed as a scalar quantity. फॉर एग्जाम्पल हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल दिया था, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, हम लोग बोलते हैं इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जिधर मूवमेंट रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट आई का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा। तो डायरेक्शन है, लेकिन बिकॉज इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है वो स्केलर की तरह होता है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज आपका स्केलर क्वांटिटी में आता है। इवन इफ इट हैज द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में क्या आएगा बताओ। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या, फोर्स, पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर फोर्स हो गया, पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया आपका, मोमेंटम हो गया, एटसेट्रा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारा करके आएगा, ठीक है। सो दे आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों, उनके डिनोटेशन में आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ने वाला है, एंड देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। कुछ समझ में आई बात। अब ध्यान देना, वेक्टर का डिनोटेशन का मेथड होता है, तो इनको डिनोटेशन का एक मेथड होता है, क्या, एक
अगर उसको टर्म से, जैसे फोर्स को आप डिनोट करना चाहते हो तो उस पर एक एरो देते हैं, एक्सेलरेशन है उस पर एक एरो आएगा, मतलब कि इफ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को आप सिग्निफाई कर रहा है, और एरो बता रहा है कि इट हैज सम डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि एरो के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन है, बट इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। कुछ बात समझ आ रही है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एरो, एंड इफ का मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड भी इसका कुछ है। आपको मोमेंटम लिखना है तो पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेशर को ही पी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एरो दे दिया तभी अंडरस्टूड है, क्योंकि प्रेशर स्केलर होता है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। कोई भी पोजीशन और वेक्टर, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच विल हैव डायरेक्शन, मतलब उसके ऊपर एरो आएगा। बट ऐसा नहीं कि सबके केस में लोग एरो देते हैं, एरो तभी देते हैं जब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। तो ये तो हुआ कि उनका फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन का मेथड हुआ। उनका ज्योमेट्रिकल डिनोटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना, रिलेटिव मैग्नीट्यूड मतलब क्या? जैसे दो, रिलेटिव मतलब दो वर्ड, दो वेक्टर क्वांटिटी। अब एक में बोल दिया, एक का पोजीशन वेक्टर किसी 45 डिग्री पर है और लेंथ मान लो कि 5 मीटर बोल रहा हूँ, अगले का जब मैं 10 मीटर 45 डिग्री पर ही बोलूंगा तो इसका लेंथ डबल अप्रोक्सीमेटली हो जाना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसका 10 मीटर ही रहे, ठीक है। तो रिलेटिवली दे मस्ट बी एटलीस्ट, अब कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्टली काउंट करके ही करो। पॉइंट इज की सम सेंस हैज टू बी देयर कि हाँ भाई 10 मीटर को जो हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन को एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो उसका लेंथ ज्यादा होना चाहिए इन द कंपैरिजन टू दैट ऑफ 5 मीटर। और इस एरो वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं हेड, एंड जहां से बिगिनिंग होता है दिस इज कॉल्ड टेल। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी फ्रॉम हेड टू, सॉरी टेल टू हेड। कुछ बात समझ में आई? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, इतना ही पर। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, रिप्रेजेंट फोर्स। कैसे करोगे? तो कुछ नहीं, एक आप जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है एक पॉइंट मास, तो हम कुछ पॉइंट मास ले लेते हैं। आप एक नॉर्मल ऐसे पॉइंट मास दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को क्या करो, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पोजीशन पर हम लोग डाल देते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर मैं इस पॉइंट मास को रख देता हूँ, हालांकि कहीं भी रख सकते हो।
फोर्स ऑफ 10 न्यूटन बोल रहा है ना, सॉरी 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन दिखा देंगे, और एंगल बोल रहा है 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। हो गया। और यहाँ पर आप एरो दे दो, क्योंकि ये फोर्स दिखा रहे हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। हम लोग कहते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है वेक्टर्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख रहा हूँ। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिलेगा भी तो जनरली समझाते नहीं है लोग। इससे तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपके लिए, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा। और यही एक चीज जो है जिसके कारण वेक्टर सारे लोग का जान ले लेता है। ठीक है, तो समझोगे ध्यान से। हम लोग कहते हैं कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है ना, इट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एट एनी प्लेस एंड इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, दिस विल नॉट चेंज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर क्वांटिटी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट चूजन। ठीक है, कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म। अब जैसे सोचो, मैं अभी औरंगाबाद में बैठा हूँ सपोज करो, और मैं 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी मास पर फोर्स लगा रहा हूँ, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से ईस्ट डायरेक्शन में। अब मैं देव में चला आया या गया में चला गया, फिर से वही मास पर सेम हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ईस्ट डायरेक्शन में मैंने सेम फोर्स लगा रखा, तो क्या जो इफेक्ट होगा वो फोर्स का वो चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, नो सर। विल इट चेंज? सोच करके बताओ। नहीं चेंज करेगा। तो बात वही हो रही है कि आप केवल प्लेस चेंज कर दिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो वही हुआ ना। आप प्लेस चेंज कर दिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया तो फोर्स है या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वो चेंज हो जाएगा। नो, इट विल रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ यू चेंज द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पैरेलली इसको डिस्प्लेस किया, हाँ पैरेलली डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो ठीक है भाई, चेंज कब करेगा? कैन यू टेल मी व्हेन दिस फिजिकल क्वांटिटी, दिस वेक्टर क्वांटिटी विल चेंज? तो ध्यान देना, आप उसको स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेच करके उसके लेंथ को चेंज कर दिए, या रोटेट करके उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिए। क्योंकि देखो वेक्टर के पास दो दो क्वांटिटी है, दो मतलब कि उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन है। एक है मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन।
तो या तो हम लोग स्ट्रेच करके उसके लेंथ को चेंज कर दिए वेक्टर के, या कह सकते हो मैग्नीट्यूड को आप बदल दिए तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, या रोटेट करके हमने उसका डायरेक्शन, अभी ईस्ट, अब हमें वेस्ट में कर रहा हूँ, हाँ ईस्ट वाले का ईस्टवर्ड एक्सेलरेशन होगा, वेस्ट वाले का वेस्टवर्ड एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि दोनों क्वांटिटी चेंज हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वही है आपका पॉइंट क्या, बट it will change upon as direction will change, मतलब लेकिन आप लेंथ सेम रखो और पैरेलली डिस्प्लेस करो, इट विल नॉट चेंज। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे बताओ। तो व्हेन either head or tail of vectors are together, then the smallest angle between them is called angle between the vectors. Tail or head of two vectors are brought together, then the smaller angle between them is called बहुत सिंपल चीज है। जैसे आपको मैं पूछ दिया एक वेक्टर मान लो, इस तरीके से एग्जांपल ले लो, मैं दो वेक्टर ले लेता हूँ चलो, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर मैं बी दे देता हूँ। बी क्या है कि वर्टिकल से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है एंड दिस इज हॉरिजेंटल। आपको बोला है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कैसे निकालोगे। तो पहला पार्ट तो ये होगा कि भाई ये तो साथ में दिख ही नहीं रहा है, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। तो हाँ, इसी चलते मैंने जस्ट इससे पहले एक रूल बताया क्या, कि वेक्टर को अगर उसके पैरेलल टू इटसेल्फ डिस्प्लेस करो तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो अब ये वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं पोजीशन, यहाँ पर भी एक हम लोग इसके टेल से कनेक्ट करके एक हम लोग वर्टिकल लाइन देते हैं और यहाँ से 30 डिग्री पर एक हम लोग वेक्टर फिर से खींच देते हैं, और जिसका साइज भी सेम रखेंगे। अब बी को, इसको बी लिखा जा सकता है, भाई बिकॉज सेम वेक्टर हैज बीन पैरेलली डिस्प्लेस्ड, यू कैन से दिस दिस एंगल इज नाउ 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी इज हाउ मच।
समझ में आ रही बात? आप अगर हेड को भी एक साथ करके देखते तो आपको सेम आता, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर जब मैंने लाया तो दो एंगल आया है, एक तो 60 डिग्री आया है और एक आपको आया है 300 डिग्री। तो हम लोग किसको लेकर के चल रहे हैं? 60 डिग्री, अ स्मॉलर एंगल को, नॉट द लार्जर एंगल। कुछ बात समझ में आई? मतलब कह सकते हैं therefore angle between two vectors must lies between 0 to पाई। ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकता है। कुछ बात समझ में आई? सर एक बार ऑफ कोर्स, रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, एक एंगल 300 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो हम लोग स्मॉलर एंगल को ले रहे हैं। अब मान लो कि वेक्टर कुछ ऐसा आता, तो स्मॉलर एंगल ये हो रहा है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 से पाई के बीच में ही लाई कर सकता है। अगर क्लॉकवाइज एंगल है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस भी लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, एंड दैट्स ट्रू, दैट कैन बी रिटन। मतलब आप माइनस पाई से प्लस पाई भी कह सकते हो, इसको बेटर होगा, बेटर होगा कि हम लोग माइनस पाई से प्लस पाई कह सकते हैं इसको। ठीक है, बट बाई मैग्नीट्यूड 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। बाई मैग्नीट्यूड इट विल लाई बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ वेक्टर पता है? बहुत सारे वेराइटीज हैं, हम लोग सारा वेराइटीज नहीं देखेंगे, आपका यू मे टेक दैट एज होमवर्क। मैं कुछ कुछ बताऊंगा आपको। जैसे पहला आ जाओ, आपको पैरेलल वेक्टर पता है? पैरेलल वेक्टर कब कहेंगे? अच्छा, एक चीज और, टू वेक्टर्स कैन बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऑफ कोर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो वेक्टर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इवन इफ दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये तो बोल ही सकते हैं कि मान लो कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी भी है और एक दूसरे पार्टिकल में फोर्स लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है वो दूसरे पार्टिकल के फोर्स के अलोंग हो रही है, मूव कर रहा है। तो कहा जा सकता है, मतलब कि कंपैरिजन में दो वेक्टर्स को इवन डिफरेंट क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब तक वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा स्केलर के लिए रूल होता है, सेम वेक्टर के लिए भी रूल होगा। तो पैरेलल वेक्टर कब कहेंगे? सिंपल, व्हेन टू वेक्टर्स आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन। दे विल बी कॉल्ड एज ए पैरेलल वेक्टर। और अगर अपोजिटली डायरेक्टेड होगा तो एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखवाऊंगा ना, बस यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो बस अपोजिटली डायरेक्टेड। सिमिलरली थर्ड आपका हो जाएगा क्या, एक नल वेक्टर कहते हैं, या जीरो वेक्टर इसको कहते हैं हम लोग, नल वेक्टर को। तो कह सकते हो कि वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये। विथ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ऑफ कोर्स magnitude of a vector is represented by how? अगर ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ ए से, और सिंपली ए लिख करके। बोथ आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब कि एनी वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर ए को डिनोट करना है फिर ए कैप इज ठीक है। कुछ कुछ यूनिट वेक्टर बहुत, किसी का भी, अगर आपको वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लिखना है रिटेन एज आर कैप, बस कैप लगा दोगे तो वो यूनिट वेक्टर हो गया। कोई भी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप। मतलब मॉड ऑफ ए कैप कितना होगा, 1। अब यूनिट वेक्टर इज यूज्ड just to represent
डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जस्ट डायरेक्शन दिखाने का ही एक इसका मकसद होता है, बाकी कोई मतलब नहीं है, बाकी यूनिट वेक्टर का कोई यूज नहीं है, जस्ट इट हैज ओनली वन यूज, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। अब along the standard direction, फॉर एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर along x एक्सिस क्या होता है बताओ? सिमिलरली यूनिट वेक्टर along y एक्सिस क्या होगा? सिमिलरली यूनिट वेक्टर along z एक्सिस कितना होगा? ये तीन डिफाइंड है। ध्यान देना, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट वेक्टर का, जो कि अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल हैं। क्या? यूनिट वेक्टर हैज नो फिजिकल यूनिट। समझना, कुछ बात समझ में आई? ये कौन सा यूनिट का मैं बात कर रहा हूँ? बच्चों, ये कौन सी यूनिट की बात हो रही है? आपको समझ में आई बात? फिजिकल यूनिट, मतलब कि मीटर, किलोमीटर, न्यूटन, ये सब नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? तो डायरेक्शन का कोई मैग्नीट्यूड थोड़े होता है, डायरेक्शन का कोई यूनिट थोड़े होता है। मेरी बात समझ आ रही है? एंड देयरफॉर यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट एज वेल एज डायमेंशन। ठीक है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। मतलब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आपको दिया हुआ कि एक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया हुआ है, फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, एंड along y एक्सिस। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो रिप्रेजेंट द फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। तो क्या करेंगे? सिंपल चीज है। ओके, वाई एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कितना होता है? मैग्नीट्यूड हमें दे दिया 10 न्यूटन, डायरेक्शन यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ।
और क्वेश्चन जैसे लो, फोर किलोमीटर ईस्ट, देन 3 किलोमीटर वेस्ट, write its displacement in the vector form। तो क्या करोगे, ध्यान दो, ये 4 किलोमीटर ईस्ट चला, आप एक्सिस उसी के अकॉर्डिंग ले लो, ईस्ट है ये, वाई एक्सिस को लॉन्ग वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ईस्ट रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, सिमिलरली नॉर्थ आपका रिप्रेजेंट करेगा, देन 3 किलोमीटर नॉर्थ करो, सॉरी मैं क्या लिखा यार, वेस्ट कर दिया मैं तो, हाँ। सो नॉर्थ रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। तो ध्यान देना, एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना चला है, 4 किलोमीटर। तो हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर वेक्टर जो भी कहो, या एस अगर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, तो एस इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 4 किलोमीटर किधर चला है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और कितना चला है, कुछ बात समझ आई, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया, कुछ बात समझ में आई। अब आपको पूछता कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। चलो इस पर आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। आई बिलीव कि यहाँ तक समझ में आया सबको, कि नहीं समझ में आया, कुछ बाउंस जा रहा है बच्चों, हेलो।